चलिए, संख्या पद्धति या उसको हम कहते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, देखो पद्धति मतलब ये कह सकते हो कि प्रणाली। अब किन की प्रणाली? संख्याओं की प्रणाली। अब संख्या क्या है? संख्या में हम लोग जिस सिस्टम का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें आप देखे होंगे कि हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन प्रतीकों के मदद से ही पूरी संख्या जनरेट हो जाती है। आप चाहे कितनी भी बड़ी संख्या लिख लो, उसमें इनके अलावा कोई और भी अंक आपको नहीं दिखेगा। जो हम लोग दार्शनिक संख्या पद्धति हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वैसे और भी संख्याएं मतलब और भी पद्धतियां होती हैं संख्याओं की, द्विआधारी पद्धति होती है। ठीक है, तो और इसके अलावा और भी पद्धतियां होती है, लेकिन हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो कौन सी पद्धति है? दार्शनिक संख्या पद्धति। दार्शनिक संख्या पद्धति क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें हम लोग 10 प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं। ये आप बोलोगे 2 क्या है? तो 2 एक प्रतीक है जो व्यक्त करता है कि अगर कहीं पर चीजों की क्वांटिटी, जो मात्रा है, वो 1 और 1 2, मतलब जो 2 बोल रहे हो आप, क्या है? वो संख्या बता रहा है कि हाँ कितनी वस्तुएं हैं, कितनी चीजें हैं। कहीं जैसे मैं लिखा हूं यहाँ पे 7 कलम है, तो 7 कलम है मतलब आपको समझ में आता है कि कितनी कलम है। तो चीज़ों की गणनाओं के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, संख्याओं को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो संख्याओं का आप अध्ययन करेंगे कि कैसी संख्या होती है, संख्याओं के गुण क्या होते हैं, कब कैसा गुणा होता है, कब कैसा भाग होता है, कौन सी संख्या, मतलब संख्याओं की वैरायटी के बारे में पढ़ेंगे। भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, इन सभी को अध्ययन करेंगे हम लोग। तो इन्हीं सभी का जो सिस्टम होता है वो कहलाता है संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम। इसमें बहुत सारी वेराइटी इसको पढ़ेंगे। संख्याओं के बारे में पढ़ना, संख्याओं के बारे में पढ़ना, बस अब वही करेंगे हम लोग। तो आप ध्यान से समझिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है, बहुत अच्छा है। तो हम लोग कौन सी पद्धति इस्तेमाल करते हैं? हम लोग दार्शनिक पद्धति या दशमलव संख्या पद्धति, जिसमें 10 अंक या 10 प्रतीक हम यूज करते हैं, शून्य भी यूज करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ संख्याओं का वर्गीकरण। तो देखिए ध्यान से, संख्याओं का वर्गीकरण किस तरह किया गया है। सबसे पहले आपका आता है प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या, जिसको हम लोग प्राकृत संख्या भी कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, प्राकृतिक संख्या या उसको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। नाम से स्पष्ट है, प्राकृतिक संख्या यानी प्रकृति में जो संख्या सबसे पहले आई, सबसे पहले जिन संख्याओं की उत्पत्ति हुई। अब सबसे पहले किन संख्याओं की उत्पत्ति कैसे पता चलेगा? तो कहीं कुछ मान लो, कहीं कुछ वस्तुएं हैं, कहीं कुछ बकरियां हैं। अब जिन्होंने उन बकरियों को चराने के लिए ले गया होगा, अब मान लो बहुत सारी बकरियों को ले गया, उसको कैसे पता चलेगा कि मैं जितनी बकरियां ले गया उतनी वापस आई है कि नहीं आई है? तो किसी न किसी तरीके से तो वो गिना होगा ना। मतलब कुल मिलाकर के वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का इस्तेमाल होता है, काउंटिंग के लिए। अब मैं ऐसे तो नहीं बोल सकता कि यहाँ पे -5 बुकें हैं या 5 बुक्स है, ऐसे बोल सकता हूँ कि -5 बुक्स। गिनती हो रही है तो वो हमेशा किस में होगी? पूर्णांक में होगी, वो भी प्लस वाले पूर्णांक में होगी। कहीं भी कुछ चीज को गिनोगे आप तो प्लस में गिनोगे। ठीक है, नेचुरल नंबर हमेशा कैसी संख्याएं होती हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग किस में करते हैं? गिनने के लिए करते हैं, काउंटिंग के लिए करते हैं। तो इसलिए इनकी शुरुआत 1 से होती है, 1 2 3 4 और ये चलते जाता है, इनका कोई भी अंत नहीं है। अर्थात अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर क्या है, तो वो अनंत, कोई स्टेशन नहीं है। हम लोग ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अब आया अनंत, इसके बाद कुछ नहीं है, ऐसा तो बोल नहीं सकते। इसलिए सबसे बड़ा नेचुरल, हाँ वो हम लोग बोल देते हैं कि अनंत तक जाएगा। अनंत तक जाएगा मतलब अनंत, जिसका कोई, हाँ ये अंतहीन है, कहो अंतहीन है। ठीक है, अनंत याद रखें, कोई एक पर्टिकुलर कोई एक संख्या नहीं है, ये कोई स्टेशन नहीं है जहां पर आके गाड़ी रुक जाती है, इसके बाद कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। अनंत जिसका कोई अस्तित्व ना हो। समझ में आया? जैसे मैं बोलूँगा ये ऊपर जाओगे, अंतरिक्ष कितना ऊंचा है, तो आप क्या कहेंगे? कितना ऊंचा है बताओ?
इनफाइनाइट। वास्तव में हम लोग यहाँ से देख रहे हैं तो हमको ऊंचा लग रहा है, वैसे ये ऊंचा नीचे कुछ नहीं है ना भाई। हम लोग के रेफरेंस में ये ऊंचा है, हम लोग यहाँ नीचे हैं तो ये ऊंचा है। जब आप अंतरिक्ष में चले जाओगे तो आपके लिए क्या ऊंचा, क्या दाएं, क्या बाएं, कुछ नहीं, सब तरफ शून्य है, एकदम अनंत विस्तार है। तो ये प्राकृतिक संख्या समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अब सुनो, बाद में जब शून्य की खोज हुई, अब बोलेंगे सर अगर मान लो किसी बॉक्स में एक भी बॉल नहीं है, जैसे मान लो बॉक्स में एक बॉल है तो हम बोलते हैं एक बॉल है, दो बॉल है तो बोलते हैं दो बॉल है। अब जब बॉक्स में एक भी बॉल नहीं है तो उसको किस तरीके से व्यक्त करेंगे? मेरे कहने का अर्थ है कि जहां कोई चीज ही नहीं है तो उस चीज के लिए भी एक संख्या होनी चाहिए, शून्य की जरूरत महसूस होनी चाहिए। बाद में शून्य की जरूरत जब महसूस हुई कि शून्य मतलब जब कोई वस्तु, जिस चीज को हम गिनना चाहते हैं, जब जहां हम गणना का इस्तेमाल कर रहे हैं, काउंटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वहां काउंटिंग के लिए कोई चीजें ही ना हो तो आप गिनोगे किसको? और जब कोई चीजें ही ना हो तो उस चीज को आप बताओगे कैसे? तो उसके लिए भी एक संख्या की जरूरत पड़ा, और वो क्या है? जीरो, शून्य। तो शून्य किस चीज को बताता है? कि वहां पर कुछ चीज है ही नहीं, उनकी संख्या नथिंग, कुछ नहीं है। ठीक है, तो जब प्राकृतिक संख्याओं के कलेक्शन में शून्य को शामिल किया गया, ध्यान से देखिएगा, वही पुराना कलेक्शन लेकिन एक्स्ट्रा कौन आ गया? तो अब इस कलेक्शन को नया नाम दिया गया और वो हो गया पूर्ण संख्याएं। ये प्राकृतिक संख्या है, ये पूर्ण संख्या है, होल नंबर्स इनको बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं? आर्यभट्ट। शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने की। ठीक है, अब सुनो ना, मैं आपसे पूछूं पांच क्या है, बताओ मेरे को पांच क्या है? पांच को आप प्राकृतिक संख्या कहोगे, ये पूर्ण संख्या कहोगे? दोनों बोल सकते हो ना भाई, ये इस कलेक्शन में भी है, ये इस कलेक्शन में भी। पांच को आप प्राकृतिक संख्या भी बोल सकते हो और पूर्ण संख्या भी बोल सकते हो। हाँ, ये पूर्ण संख्या भी है, प्राकृतिक संख्या भी है, क्योंकि ये इस सेट में भी है, इस सेट में भी है। ठीक है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न आता है कि सर पूर्णांक संख्या क्या है? अब पूर्णांक संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स या इंटीजर नंबर्स, सबका मैं सिंबल बता देता हूँ। प्राकृतिक संख्याओं को हम लोग कहते हैं एन, मतलब इस पूरे कलेक्शन को हम लोग एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन। पूर्ण संख्याओं को हम डिनोट करते हैं डब्ल्यू से, ध्यान दीजिएगा। पूर्णांक संख्याओं को डिनोट करते हैं हम लोग जेड से या फिर आई से। हाँ, जेड या आई। अब सुनो, ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान से सुनिएगा भाई। देखो भाई, पूर्णांक संख्याएं क्या होती है और इनकी जरूरत क्यों महसूस हुई, ये भी समझना जरूरी है। ये भी समझ में आ गया, ये भी समझना। पूर्णांक संख्याएं देखो, कई सारे ऐसे डाटा होते हैं हमारे दैनिक जीवन में कहो या अनेक प्रकार की गणनाओं में कहो, जिसमें कोई चीज होती है तो उसका उल्टा भी होता है। जैसे मैं कहूँ कि जैसे कोई चीज का तापमान मान लो, ठीक है, जैसे बर्फ जमता है कितने डिग्री में? 0 डिग्री में। ठीक है, और उससे ज्यादा तापमान है तो आप कहोगे कि सर हाँ अब तापमान बढ़ रहा है, बर्फ पिघल रही है, तापमान बढ़ रहा है। मैं बोलूंगा और ठंड बढ़ रही है तो आप बोलोगे सर अब तो 0 से भी कम हो गया। तो 0 से कम हो गया तो 0 से कम तो हम जानते नहीं है। इसका अर्थ है कि कुछ संख्याओं की जरूरत महसूस हो रही है जो आपको कम के बारे में भी पता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ इस स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से 100 मीटर है। पृथ्वी पर कई स्थान जो है वो समुद्र तल से ऊंचे हैं, कई स्थान समुद्र तल से नीचे भी हैं। तो ऊंचे जो समुद्र तल से जो ऊंचे स्थानों पर हैं, जैसे ये खैरागढ़ हो गया, और जो पर्वतीय प्रदेश जो है वो तो और भी ऊंचे स्थानों पर होते हैं, है ना भाई। अलग अलग, किसी की ऊंचाई 700 मीटर, किसी की ऊंचाई 300 मीटर, 400 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई। लेकिन कई ऐसे स्थान है जो समुद्र तल से जो नीचे हैं, अब उनको कैसे बोलोगे? तो हम लोग ऐसे बोलेंगे क्या? समुद्र तल से 300 मीटर नीचे की ओर, इस टाइप से आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना लंबा लिखने के बजाय आप एक चिन्ह लगा लो जो चिन्ह ये व्यक्त कर रहा हो कि हाँ सर वो नीचे की ओर है। तो हमने क्या यूज किया? माइनस।
मतलब माइनस की जरूरत इसलिए पड़ी हमको क्योंकि दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका अगर ऊपर में आंकड़ा है तो वो नीचे भी जाता है। तो ऊपर वाला तो चलो प्लस में बता दिया आप लोग, नीचे वाले के लिए क्या यूज करते हैं, उनके लिए क्या सिंबल यूज हो, माइनस। धनात्मक तो ऋणात्मक भी होता है। हाँ लेकिन ऋणात्मक हर जगह नहीं होता, मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि -5 किताब, -5 टेबल, ऐसे नहीं बोल सकता। हाँ चार्ज के बारे में बोल सकता हूँ, भाई ये चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो दोनों प्लस प्लस में होंगे, ये चार्ज एक दूसरे को सॉरी रिपल कर रहे हैं तो दोनों प्लस प्लस में होंगे या माइनस माइनस में होंगे। और दो चार्जेस अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो जरूर एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा, तो माइनस की जरूरत पड़ रही है ना, तो ये माइनस देखो आप। तो अब माइनस इसमें शामिल कैसे किया जाए और किस तरीकों से इंटीजर्स अर्थात पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय बना, ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखो पूर्ण संख्या तो इसमें है ही है, पूरा का पूरा पूर्ण संख्या तो रहेंगी रहेंगी, साथ में जो इनमें अब देखो ये जीरो क्या है, जीरो जो है पूर्ण संख्या, याद रखिएगा इस खास बात। मैं पूछूंगा वन क्या है तो आप बोलोगे सर वन प्राकृतिक संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है, क्योंकि दोनों कलेक्शन में दिखाई दे रहे हैं। हाँ हाँ इसमें भी आएगा। अब वन जो है वो पूर्णांक संख्या भी है, वन को आप पूर्णांक भी कहोगे। हाँ सुनो ना, लेकिन मगर अगर आपसे कहूं कि शून्य क्या है तो शून्य को आप पूर्ण संख्या बोल सकते हो, शून्य को प्राकृतिक संख्या नहीं बोल सकते, ठीक है। शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है, उस कलेक्शन में नहीं दिख रहा है ना, वो तो उसमें अलग से शामिल किया गया तब नया कलेक्शन बना पूर्ण संख्याओं का, ठीक है। तो 0 1 2 3 और साथ ही साथ इसमें जो ये जो प्राकृतिक संख्याएं जो आपको यहाँ पे शामिल दिख रही हैं उनका ऋणात्मक हिस्सा यानी ऋणात्मक रूप उनका वो भी इसमें शामिल होता है, ऋणात्मक रूप कहिए, ठीक है। देखो 0 +1 +2 +3 और उधर चलते रहेगा, और वैसे इधर -1 -2 माइनस इधर चलते रहेगा, तब ये जाकर के पूरा बना किनका समुच्चय, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। तो पूर्णांक संख्याएं में तीन चीज शामिल है, धनात्मक पूर्णांक, यहां से यहां तक का बोलोगे धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, इसको अपन Z+ लिख देते हैं, Z+, यहां से यहां तक बोलोगे क्या चीज, ऋणात्मक पूर्णांक, Z- या I- बोल सकते हो। और ये शून्य क्या है, तो शून्य न तो धनात्मक है न ही ऋणात्मक है, याद रखिए शून्य शून्य है, इसलिए शून्य पूर्णांक अलग से हुआ, एक सेट हुआ शून्य पूर्णांक। तो तीन सेट के यूनियन से, संगठन से आपका पूरा तैयार होता है पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। क्लियर है, थोड़ा बहुत समझ में आया अच्छे से। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं परिमेय संख्याएं, ठीक है, परिमेय संख्याएं, ध्यान से देखिएगा कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है इसको, हाँ गुड। चलिए अब हम देखते हैं परिमेय संख्याएं। जिसको अपन बोलते हैं रैशनल नंबर्स। इनको हम व्यक्त करते हैं Q से। अब इनका क्या डेफिनेशन सर, इसमें किस टाइप के मेंबर्स होते हैं, किस टाइप की संख्या होती है, तो परिमेय संख्याओं में इनको बटे या भाग के रूप में लिखा जाता है। दो पूर्णांक रहते हैं ऊपर नीचे, बटे या भाग समझ रहे हो, अंश बटे हर, और ऊपर नीचे दोनों पूर्णांक रहते हैं, P और Q नाम दे देते हैं इसका। तो बाजू में लिख देता हूँ कि P और Q क्या है भैया, दोनों पूर्णांक है। बिलोंग, देखो ये जो चिन्ह लगा है ना, ध्यान से देखिएगा, आपको चिन्हों के बारे में बता रहे हैं। जैसे आपका नाम रोशन है तो रोशन कौन से शहर का है, खैरागढ़ का है, ठीक है, तो हम बोलेंगे रोशन बिलोंग्स टू खैरागढ़। तो इस चिन्ह का अर्थ यह है कि कोई चीज किस जगह की है, किस कलेक्शन की है, किस समुच्चय की है, किस परिवार की है, उसको बताने के लिए इस चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जैसे मैं अपने नाम से लिखूंगा तो मैं लिखूंगा मुकेश बिलोंग्स टू वाधवानी फैमिली, है ना भाई, तो ये बिलोंग्स टू, तो
वो जो एलिमेंट है या सदस्य है या अवयव है उसको इधर लिखते हैं, और वो जिस फैमिली का है या जिस ग्रुप का है या जिस जिस कलेक्शन में का आप उसको एलिमेंट बताना चाह रहे हो, वो यहाँ पे से चिन्ह लगाते हैं, तो पता चलता है कि हाँ ये चीज उस कलेक्शन के सदस्य है या अवयव है। तो मैं जैसे यहाँ पे लिखा हूँ ना P/Q, तो P क्या है Q क्या है बताना पड़ेगा। तो P और Q दोनों, अच्छा ये डबल बिंदी लगाते हैं उसके लिए, मतलब इसका जो अर्थ है वो है सच दैट। क्या है? सच दैट। हिंदी में बोलते हैं इसको इस प्रकार की। इस प्रकार की मतलब आप P/Q तो लिख दिए, लेकिन P/Q क्या है तो आपको बताना पड़ेगा P/Q, और वो इस प्रकार है कि P और Q बिलोंग्स टू Z। इसका अर्थ क्या है? बिलोंग्स टू Z मतलब Z क्या है? Z क्या है? Z पूर्णांकों का समुच्चय को हमने Z का है, देखो ठीक है। और P और Q दोनों ही बिलोंग्स टू Z। बिलोंग्स टू मतलब उसमें से बिलोंग करते हैं। आप कहाँ से बिलोंग करते बोलते हैं ना, आप कहाँ से बिलोंग करते तो बोलते हैं मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ। तो ये दोनों कहाँ से बिलोंग करते हैं? Z से। Z से बिलोंग करने का मतलब ये है कि ये दोनों ही P और Q Z के सदस्य हैं। और Z का है, ये देखो ये Z है, ये पूरा का पूरा Z है, जिसको 3 भागों में मैंने बांटा। धनात्मक पूर्णांकों को Z प्लस कहा, ऋणात्मक पूर्णांकों को Z माइनस कहा, और शून्य को शून्य पूर्णांक कहा। कुल मिलाकर ये पूरा का पूरा Z है, याद रखियो। और ये P और Q जो है वो इन्हीं में से कोई भी हो सकते हैं, इन्हीं में से कोई भी हो सकते हैं। P और Q पूर्णांक है, तो बिलोंग्स टू Z बताना पड़ेगा आपको। अगर आप नहीं बताएंगे, अगर आप ऐसे नहीं लिखेंगे, तो पता कैसे चलेगा कि P और Q कौन है, कहाँ से आए हैं इन लोग, इनका पता ठिकाना क्या है। हम पूछते हैं ना कहाँ से आए हो, कोई अनजान व्यक्ति से पता ठिकाना कहाँ से आए हो तुम लोग बताना पड़ेगा कहाँ से आए इन लोग Z से आए, तो पता चल गया हाँ इन लोग पूर्णांक है करके। नहीं समझ में आया क्या? तो P और Q पूर्णांक है। अब पूर्णांक के बोलने का मतलब आप P और Q की जगह कुछ भी रख सकते हो, बस इतना ध्यान रखना कि Q की जगह 0 मत रख देना बाबा। बाजू में कॉमा करके लिखना पड़ गया मेरे को कि Q डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि Q क्यों ऐसा क्यों लिखे सर? क्योंकि Q देखो नीचे में है, बटे में है, और बटे में 0 हो गया तो वो अपरिभाषित होता है। किसी भी संख्या बटे में 0 नहीं होना चाहिए, अपरिभाषित रूप हो जाता है, जिसको हम गणना करते समय उसको अनंत लिख देते हैं, अनंत लिखते हैं ना, वैसे वो किसी भी संख्या के बटे में 0 हुआ तो वो क्या होता है? अपरिभाषित रूप होता है, यानी कि अनंत। ठीक है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है या जिसका कोई निश्चित मान नहीं है। ठीक है, इज इट क्लियर? क्या चीज? ये बिलोंग्स टू। हाँ, जैसे मैं बोल दूं x बिलोंग्स टू है, इसका मतलब क्या समझा आपने? बताओ। x a का सदस्य है, या x a का अवयव है, या x a का एलिमेंट है, या x a में शामिल है। कई तरीकों से पुकार सकते हो आप। ठीक है, ये सच दैट q डज नॉट इक्वल टू 0 या q इज नॉट 0, q इज नॉट इक्वल टू 0, जैसा भी है आप बोल सकते हैं अपने समझ के अनुसार। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, एग्जाम्पल लेते हैं इसके बहुत सारे। मैं इसको मिटाऊं? नहीं, इसको नहीं मिटाता, अभी रुको, अभी बहुत सारी चीजें, अभी बहुत सारी चीजें बची हुई है। हाँ हाँ, पहुंचेंगे ना धीरे धीरे, वहां तक पहुंचेंगे। हाँ हाँ, डिवाइड करते हैं ना, वो चार्ट भी बना के आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो ध्यान से देखिएगा। तो P/Q के रूप में हम लोग लिखते हैं किनको? परिमेय संख्याओं को। ठीक है, अब ये आपको समझ में आ गया। अब जैसे मैं बोलूंगा सर ये 7 क्या है, क्या 7 परिमेय संख्या है? क्या है? तो देखो मैं बोलूंगा 7 प्राकृतिक संख्या है, नहीं बोल सकता क्या? क्यों बोल सकता हूँ? 1 2 3 4 5 6 7, कभी कभी 7 आएगा। ठीक है, 7 प्राकृतिक संख्या है। क्या 7 पूर्ण संख्या है क्या? वो भी है, क्योंकि बोलोगे इन दोनों कलेक्शन में फर्क ही क्या है, सब तो सेम दिख रहा है, एक्स्ट्रा कौन दिख रहा है? 0। तो याद करो मैं आपको बताया था कि प्राकृतिक संख्याओं के कलेक्शन में 0 को शामिल कर देने से क्या बन जाता है? पूर्ण संख्याओं का कलेक्शन बन जाता है। तो 7 का पूर्ण संख्या भी बोल सकते हो। अब इनमें धनात्मक जो संख्या है उनका मैं अपोजिट करके ऋणात्मक बना दिया। शून्य भी है, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, पूरा पूर्णांकों का कलेक्शन बन गया। तो क्या वहां 7 नहीं आएगा? 7 वहां भी आएगा। 7 को आप पूर्णांक भी बोल सकते हो, तो 7 प्राकृतिक संख्या भी बोल सकते हो, पूर्ण संख्या भी बोल सकते हो, पूर्णांक भी बोल सकते हो। और
क्योंकि 7 को मैं P बटे Q के रूप में भी लिख सकता हूँ। याद रखना, जिन संख्याओं को आप P बटे Q के रूप में लिख सकते हो ना, वो सब की सब परिमेय संख्या है। तो 7 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि मैं बटे में 1 लगा के उसको लिख सकता हूँ। इसलिए याद रखना, आप बोलोगे सर वाइसम, तो फिर आप सारे पूर्णांकों के बटे में 1 लगा करके उनको आप बना सकते हो परिमेय संख्या। 3 के बटे में 1 लगाओ, परिमेय संख्या बन गया। P बटे Q के रूप में लिख पा रहे हो, मतलब परिमेय संख्या है। समझ में आ रहा है? 3 बटे 1 जो है वो क्या है, परिमेय संख्या है। बस नीचे में आपको क्या नहीं रखना है, हाँ, शून्य नहीं रखना है। आप 0 को भी उठा लो, 0 के बटे में भी अगर 1 लगा लो तो 0 बटे 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये सभी की सभी क्या है, परिमेय संख्याएं भी हैं। मतलब ऑल इंटीजर्स आर रैशनल ऑल्सो, मतलब सब की सब पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या भी है। क्योंकि परिमेय संख्या आप उनको बोलते हैं जिनको अंश बटे हर के रूप में लिख पाते हैं। तो क्या इन सबों को आप अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख पाओगे? मैं एग्जाम्पल के लिए ले लिया -2। अब आप बोलोगे कहाँ अंश बटे हर के रूप में, मैं बोलूंगा है, बटे 1 लगाओ। इसका मतलब क्या है, सब के सब को आप बटे 1 लगा करके परिमेय संख्या के रूप में बदल सकते हो, मतलब दिखा सकते हो, निरूपित कर सकते हो। इसलिए याद रखना, ये सब के सब कौन है, परिमेय संख्या भी है। अब आपसे मैं पूछूंगा चल बेटा बता 17 क्या है, तो आप क्या क्या बोलोगे? 17 को प्राकृतिक संख्या भी बोल सकते हो, पूर्ण संख्या भी बोल सकते हो, पूर्णांक संख्या भी बोल सकते हो, परिमेय संख्या भी बोल सकते हो। ठीक है, तो परिमेय संख्याओं की यही क्वालिटी होती है। लेकिन अब बोलोगे सर आप जब इन्हीं को परिमेय संख्या बोल रहे हैं तो फिर इसमें नया क्या है? तो नया इसमें यह है कि देखो, परिमेय संख्या वास्तव में ना दो चीजों में होती है, मतलब दो चीजों में बढ़ती है। एक तो पूर्णांक आ गया इसमें, पूर्णांक मतलब ये सारे पूर्णांक। एक तो ऐसी संख्या आ गई जिनके बटे में 1 ना हो, 1 के अलावा अगर कुछ और हो जाए, मान लो 3 बटे 5, 3 बटे 5, क्या 3 बटे 5 आपको यहाँ दिखाई देगा? कहाँ दिखाई दे रहा है? यहाँ पे तो केवल पूर्णांक दिखाई दे रहा है, कोई बटे बटे वाला चकल्लस नहीं है। या यूं कहिए कि इनके बटे में कुछ नहीं, मतलब 1 है। लेकिन जिनके बटे में 1 ना हो उनको क्या करोगे? वो कौन सी संख्या होंगी? वो तो भैया वो इसमें शामिल नहीं हो सकती, वो इसमें शामिल होंगी। समझ में आया कि नहीं? हाँ, तो परिमेय का, अब देखो इनको बोलेंगे परिमेय संख्या। तो ये कैसी संख्या है? परिमेय तो है, लेकिन ऊपर नीचे जो मतलब अंश बटे हर के रूप में लिखे, और नीचे का जो संख्या है वो 1 नहीं है। 1 रहता तो क्या होता? 1 रहता तो वो पूर्णांक भी कहलाता। बता रहा हूँ, रुको ना, धीरे 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 से रुको ना, सब बता रहा हूँ। नहीं, विभाजित करेगा ना, दशमलव में आएगा ना, कुछ 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 आएगा। ठीक है, मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसको देखो। परिमेय एक्चुअली दो भागों में बढ़ता है, पूर्णांक में और किसमें? भिन्न में। तो परिमेय दो भागों में बढ़ता है, पूर्णांक में जिसको हमने देख लिया, सारे पूर्णांक परिमेय है, सारे पूर्णांक संख्या क्या है? परिमेय संख्या भी है। लेकिन ऐसी भी परिमेय संख्या है जो पूर्णांक नहीं है, और वो इन लोग हैं जिनके बटे में 1 ना हो, तब वो तो पूर्णांक नहीं कहलाएंगे, है ना भाई? तो कौन सी संख्या है? परिमेय है, लेकिन ये कौन से कैटेगरी में आएगा? भिन्न में आएगा, भिन्न वाली कैटेगरी में आएगा। मैं बोलूंगा चलो बताओ 5 बटे 2 क्या है? बताओ, पूर्णांक संख्या है क्या? ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय, ये पूर्णांक नहीं है, ये क्या है? परिमेय है। और वो भी परिमेय में कौन सी कैटेगरी में आएगा? भिन्न वाली कैटेगरी में आएगा। परिमेय में दो कैटेगरी होती है, पूर्णांक और भिन्न। मैं बोलूंगा 23 क्या है? बताओ। पूर्णांक बोल सकते हो इसको, क्यों नहीं बोलोगे? पूर्णांक में नहीं आएगा क्या? बताओ। प्राकृतिक भी बोल सकते हो, पूर्ण भी बोल सकते हो, पूर्णांक भी बोल सकते हो, परिमेय संख्या बोल सकते हो कि नहीं? बोल सकते हैं, बटे में 1 लगा लो। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि सारे पूर्णांक परिमेय संख्या है, लेकिन जरूरी नहीं कि सारी परिमेय संख्या पूर्णांक है। ऐसी भी परिमेय संख्या है जो पूर्णांक नहीं है, और वो कैसी कैसी है? जिनके बटे में 1 नहीं है। 0/1 है ना, 0/1 कितना होगा? देखो 0/1 कितना होगा? 0। हाँ, परिमेय संख्या है, बिल्कुल है। 0 परिमेय संख्या है भाई। 0 प्राकृतिक बस नहीं है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, परिमेय संख्या है, वास्तविक संख्या है, सम्मिश्र संख्या। तो सम्मिश्र संख्या में दो हिस्से होते हैं, वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग। तो इसके काल्पनिक भाग को 0 बता करके, और वास्तविक भाग तो पहले से 0 है, तो वास्तविक प्लस काल्पनिक मिला के क्या बना?
सम्मिश्र संख्या, तो शून्य को आप सम्मिश्र संख्या भी बोल सकते हो। हाँ, क्यू की जगह पर शून्य नहीं रख सकते, पी की जगह पर रख सकते हो। तो फिर से क्या मैं बता रहा हूँ, शून्य जो है वो काल्पनिक नहीं, कौन सी संख्या है, वास्तविक संख्या है, यानी कि पूर्णांक संख्या है, काल्पनिक नहीं है, सम्मिश्र संख्या के रूप में आप उसको बोल सकते हो। हाँ बोलो। 1/0 परिमेय संख्या नहीं है। हाँ, बटन जीरो होना चाहिए, परिमेय संख्या है, 0/1 है ना, 0/1 जीरो होता है, 1/0 कोई भी बटा जीरो, कोई भी बटा जीरो, दुनिया कोई भी नंबर ऊपर लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी ऊपर लिख लो, लेकिन अगर नीचे जीरो लिख दिए सब गड़बड़ हो गया, सब खत्म। ठीक है, नीचे में जीरो नहीं होना चाहिए, ऊपर चाहे जब दुनिया कोई भी नंबर लिख लो वो अपरिभाषित हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, क्लियर है, पक्का एकदम, कोई डाउट? अभी देखो, परिमेय संख्या हो गया, तो परिमेय संख्याओं को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, या यूं कहिए कि जिनको हम ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में होती है, जहाँ Q जीरो नहीं है, ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। आगे बढ़ूं, पक्का कुछ पूछूंगा आपसे, अभी धीरे धीरे प्रश्न पूछूंगा पूरा, आप पूरा समझिए, फिर आपको कहीं कोई डाउट नहीं रहेगा, पक्का मेरा एकदम प्रॉमिस है ये। इसको मिटाना पड़ेगा। अब देखो, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इसके बाद आती हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, तो नाम में ही इसकी डेफिनेशन है अपरिमेय। ठीक है, वास्तविक संख्याओं के कलेक्शन, वास्तविक संख्या भी हम लोग पढ़े नहीं है, फिर भी मैं इसका सिंबल बता रहा हूँ, R-Q लिखते हैं, कभी कभार इसको हम लोग Q कॉम्प्लीमेंट, कई किताबों में Q कॉम्प्लीमेंट करके लिखा जाता है, अगर R के रेफरेंस में देखा जाए तो Q कॉम्प्लीमेंट। तो ये सब नाम है, सिंबल है, इसको हम और अच्छे से देखेंगे। मतलब Q कॉम्प्लीमेंट बोलने का मतलब ये है कि जैसे मान लो ये R है, ये R वाला है, और इतना हिस्सा Q है, तो बच गया, उसी को Q कॉम्प्लीमेंट बोल रहे हैं। या नाम अगर हम लोग अच्छे से समझो तो बोल सकते हैं कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से अगर परिमेय संख्याओं के कलेक्शन को छोड़ के जो बच गया, ठीक है, ये आर क्या है, वास्तविक, ये पूरा डब्बा क्या है, वास्तविक संख्या है। अगर वास्तविक संख्याओं के कलेक्शन में से परिमेय संख्याओं के कलेक्शन को छोड़ के जो बचा उसको अगर देखा जाए तो वो क्या होंगी, अपरिमेय संख्या। तो ये क्यों है, तो ये क्या है, क्यों नहीं, ये क्यों है, तो ये क्या है, क्यों नहीं। क्यों नहीं मतलब क्यों नहीं वाला क्यों नहीं, अगर क्यों है तो इन लोग कौन है, इन लोग ऐसे नंबर्स हैं जो क्यू में शामिल नहीं है, तभी तो बाहर है, और जो क्यू में शामिल नहीं है उनको क्यू कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है पूरक, पूरक मतलब उसको छोड़ के जो बच गया वो वाला। समझ में आया ना भाई, ऐसा। तो इस सिंबल पर मत जाइए, सिर्फ आप इसको देखिए कि चीज क्या है। तो परिमेय संख्या क्या है, इसमें ऐसी संख्या आएंगी जो परिमेय नहीं है, वो अपरिमेय संख्या है। या आप इसका डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हो कि जिन संख्याओं को आप P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। एग्जाम्पल बताऊंगा, चिंता मत करना, सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आएगा, एक भी डाउट नहीं रहेगा। जिन संख्याओं को आप P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, ऐसी संख्याओं को आप क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। ध्यान से देखना, बहुत मजा आएगा। आप बोलोगे सर कैसी संख्याओं को हम लोग P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, एग्जाम्पल दीजिए और अच्छे से समझाइए, तब तो थोड़ा सा हमको अच्छा लगेगा। तो आप ध्यान से देखिए, मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ, ठीक है, एकदम अच्छे से ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम उनका एक आध दो एग्जाम्पल लेते हैं जिनको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और दशमलव के रूप में भी हम उनको व्यक्त करके आपको बताएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत मजा आएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास लिखा है 1/2, ठीक है, तो 1/2 को हम लोग, ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, परिमेय संख्या है, अंश बटे हर के रूप में लिखा है। ठीक है, P/Q के रूप में लिखा है, Q जीरो नहीं है, परिमेय संख्या है बिल्कुल। इसको आप दशमलव के रूप में व्यक्त करो, कितना आएगा, 0.5। शांत हो गया, इसके बाद 0.5 के बाद और कुछ आएगा क्या, नहीं आएगा।
आएगा? नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास लिखा है, ठीक है, इसको आप दशमलव के रूप में आप लिखो, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? ठीक है, तो ये दशमलव के बाद फिर 2 स्थानों तक गया, थम गया, ठीक है। मतलब ऐसी संख्याएं जिसमें, अच्छा चलो 1/3 को बताओ, 1/3, चलो 1/3 को दशमलव के रूप में व्यक्त करो, तो आप बोलोगे 0.3333, कभी नहीं थमेगा। आप डिवाइड करके देख लो, इतना ही आएगा। तो सुनो, ऐसी संख्या जो अंश बटे हर के रूप में है, अंश बटे हर के रूप में तो हर संख्या परिमेय ही होगी, लेकिन इनकी और एक पहचान बता रहा हूं, और एक पहचान, परिमेय संख्याओं की और एक पहचान क्या है? अगर आप उन संख्याओं को दशमलव के रूप में व्यक्त करते हो, ध्यान से सुनना, बहुत मजबूत बात है, परिमेय संख्याओं की एक और पहचान, अगर आप उनको दशमलव के रूप में व्यक्त करते हो तो आपको 2 वेराइटी देखने को मिल सकती है। पहली वेराइटी क्या है? दशमलव के बाद वो कुछ एक निश्चित स्थानों तक जाएंगे फिर थम जाएंगी, जैसे ये 1.2 0.5 हुआ और कुछ नहीं आएगा आगे, 1.25 पर लिखे तो 0.05 04 हुआ और कुछ नहीं आएगा आगे। तो या तो दशमलव के बाद कुछ स्थानों तक जाके थम जाएंगी, रुक जाएंगी, उनका खेल खत्म हो जाएगा, या फिर अगर वो थम नहीं रही है, कंटिन्यू चल रही है, तो अंक रिपीट होंगे। देखो रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? या फिर अगर आपको कोई संख्या ऐसी दिख रही है जिसको आप ऐसे देख लो, 0.252525252, दो अंक का पैटर्न रिपीट हो रहा है, या फिर आप इसको ऐसे देख रहे हो सर 3 अंक का पैटर्न रिपीट हो रहा है, 621 621 621 621, मतलब चल तो ये अनंत पदों तक रहा है, यानी कि सिलसिला थम नहीं रहा है, लेकिन अंक कैसे हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। तो याद रखना, ये दोनों ही वैरायटी परिमेय संख्याओं की होती है। ये भी परिमेय संख्या, ये भी। तो मैं आपको वैरायटी बता रहा हूँ कि क्या क्या वैरायटी आपको परिमेय संख्याओं मिल सकती है। पहला क्या बताया मैं आपको? दशमलव के बाद या तो कुछ निश्चित कदम तक थम जाएगा, फिर वो 1 कदम 2 कदम, जैसे दशमलव के बाद 2 कदम तक चला ये, है ना, इसको डिवाइड किए तो ये दशमलव के बाद 1 कदम तक चला, कोई 3 कदम तक चलेगा, कोई 4 कदम तक चलेगा और थम जाएगा, ठीक है, परिमेय संख्या है। अगर कोई थमने का नाम नहीं ले रहा है, चलते जा रहे हैं, तो चलते जाने में कैसी वाली क्वालिटी होनी चाहिए? रिपीटेड क्वालिटी होनी चाहिए। रिपीट, एक पैटर्न नजर आएगा आपको जो रिपीट हो रहा है। जैसे यहाँ पे किसका पैटर्न नजर आ रहा है? 2525 का। यहाँ पे किसका पैटर्न नजर आ रहा है? 621 621 621। यहाँ पे 333 का नजर आ रहा है। ये सब भी क्या है? परिमेय संख्याएं हैं, याद रखियो। आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि सर मान लो हमको दिख रहा है कुछ भी मैं लिख देता हूँ, मान लो 0.23, फिर 1 2 मिक्स चीज दिख रहा है। कुछ ऐसे भी दिख रहे हैं जो पैटर्न में शामिल नहीं हो रहे हैं, और देखो यहाँ पे पैटर्न में किसका दिख रहा है? 1 2 का पैटर्न दिख रहा है, देखो 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, और ये पैटर्न में शामिल नहीं है। 2 3 का कोई पैटर्न है क्या? नहीं है, लेकिन पैटर्न में शुरुआत कहाँ से हो रही है? 1 2 से हो रही है। तो मिक्स्ड टाइप का भी आपको देख सकते हैं कि कुछ ऐसी संख्याएं दिख सकती हैं जो पैटर्न नहीं क्रिएट कर रही है, उसके बाद लेकिन ऐसी संख्याएं दिखेंगी जो पैटर्न क्रिएट कर रही है। फिर ये सिलसिला कभी नहीं रुकेगा 1 2 वाला। ऐसी भी संख्याएं क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। तो अब बोलोगे फिर किनको बोलेंगे हम अपरिमेय संख्याएं? सर अब सुनो, अगर आपको दशमलव के बाद संख्याएं जो हैं चलती चले, ना तो उनमें कोई रिपीटिंग भी ना हो और कोई पैटर्न ना हो, कुछ का कुछ मिलते जाए, कभी मिल रहा है 1 4 1 5 2 7 8 2 9 4 6 3 2, चलते जा रहा है, कोई निश्चित पैटर्न नहीं है। यहाँ पे निश्चित पैटर्न दिख रहा है, 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 2 5 2 5 2 5 2 5 3 3 3 3 3, हो सकता है 4 4 के सेट का भी आपको रिपीटेड पैटर्न नजर आए, 5 5 का कलेक्शन का भी रिपीटेड पैटर्न नजर आए, आपको ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई पैटर्न नजर ना आए और वो सिलसिला अनंत पदों तक चले, कभी ना थमे, वो ऐसी वाली को बोलते हैं अपन अपरिमेय संख्या। तो अब समझे परिमेय और अपरिमेय में फर्क क्या है? देखो दशमलव के बाद अगर निश्चित स्थानों तक जाकर थम जाते हैं तब भी परिमेय है। मान लो दशमलव के बाद, अब डिपेंड करता है आप कितनी बड़ी संख्या से भाग देते हैं। एक अंक की संख्या से भाग दिए तो मैं जल्दी थम गया, बड़ी संख्या से भाग दूंगा तो, अरे भाई वो डिपेंड करता है, वो बात की बात है। निश्चित पदों तक जाके थम जा रहे हैं ना, तब भी परिमेय है। अगर वो निश्चित पदों में नहीं थम रहा है, चलते जा रहे, लेकिन कैसी क्वालिटी के साथ? रिपीटेड, आवर्ती बोलते हैं इसको, बार बार वो पैटर्न रिपीट हो रहा है, लेकिन थम नहीं रहा है, लेकिन रिपीट हो रहा है, तो वो भी क्या है? तब भी वो क्या है? परिमेय है। याद रखियो इस बात को, तब भी वो परिमेय है। ये परिमेय है, ये परिमेय, ये परिमेय, ये शुद्ध आवर्ती है। क्या बोलेंगे इसको अपन? शुद्ध आवर्ती इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दशमलव के बाद सीधे, दशमलव के बाद डायरेक्ट पैटर्न चालू हो गया,
इसमें भी, इसमें भी। इसमें दशमलव पर डायरेक्ट पैटर्न में चालू नहीं हुआ है, पहले कुछ ऐसी संख्या मिल रही है जो पैटर्न में शामिल नहीं है, कुछ की कुछ 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 मिल रहे हैं, लेकिन एक समय बाद पैटर्न शुरू हो गया। कहाँ शुरू हो गया? 2 और 3 के बाद पैटर्न शुरू हो गया कि नहीं हो गया? फिर वो जब पैटर्न शुरू हो गया ना, फिर वो पैटर्न नहीं बिगड़ेगा, वो चलते जाएगा। ठीक है, तो ये मिक्स्ड वाला हुआ, जिसमें कुछ पैटर्न में शामिल नहीं है, कुछ मतलब कुछ नहीं है बाकी सब है, ऐसा बोलो आप, कुछ बस नहीं है बाकी सब है, तो मिक्स्ड वाला हो गया। ये भी परिमेय संख्या है, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, इसको बोलेंगे शांत दशमलव संख्या। कैसी संख्या? शांत मतलब जो शांत हो रहा है, इसके बाद इसका खेल खत्म हो रहा है, समझ में आया ना? इसके बाद इसका खेल खत्म हो गया, इसके बाद इसका खेल खत्म हो गया, आगे नहीं आएगा। ये अशांत, ये अशांत, अशांत, अशांत मतलब समझ रहे हो? जो शांत नहीं हो रहा है, चलते जा रहा है। लेकिन ये अशांत वाले में कैसी क्वालिटी का है? अशांत किंतु आवर्ती। आवर्ती मतलब जो रिपीट हो रहा है, आवर्त। ठीक है, समझ रहे हैं? ये कैसा है? अशांत किंतु आवर्ती। ये भी क्या है? परिमेय संख्या होंगी, याद रखियो, ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन अपरिमेय संख्या किसको बोलेंगे? जो न तो शांत है न तो आवर्ती है, यानी कि अशांत साथ साथ अनावर्ती, इसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या। अब पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, ई एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 हर वो रूट वाली संख्या जिसमें से आप उस संख्या को कर्णी चिन्ह के बाहर नहीं निकाल सकते, वो सब की सब अपरिमेय संख्या। आप बोलोगे कर्णी चिन्ह के बाहर बोलने का मतलब, जैसे मैं बोलते √4, भैया √4 को तुम जोड़ी बना के नहीं निकाल सकते, कहते 2 और 2 की जोड़ी बनी, बाहर निकल के √4 की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। यानी कि हर वो संख्या जिसका आप वर्गमूल पूर्णांक के रूप में निकाल पा रहे हो, वो आपका अपरिमेय संख्या नहीं होगा, वो परिमेय संख्या होगा। लेकिन ऐसी संख्या जो अंदर अटक गई बेचारी, उसकी जोड़ी न तो बन पा रही है न तो वो पूर्ण वर्ग संख्या है, उसका वर्गमूल आएगा ऐसे दशमलव दशमलव चलते आएगा, कभी खत्म नहीं होता। आप देख लो, √2 का मान आप निकालते थक जाओगे, चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा, और ना ही उसमें कोई पैटर्न नजर आएगा, कभी भी कुछ भी कुछ भी कुछ 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 मिलते जाएगा। तो ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। समझ में आएगी? ई जो है ना, वो एक अपरिमेय संख्या है जिसका मान जो है 2-3 के बीच में होता है, या यूं कहिए 2.5, हाँ 2 और 3 के बीच में होता है। बोलो और अच्छे से एक्यूरेट बोलने के लिए बोलो, 2.5 और 3 के बीच में होता है। ई का मान जो है दशमलव के 10 स्थानों तक देखो, 2.7182818284, ये ई का मान होता है, इसको याद रखियो। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है। एक्चुअली ई जो है वो कुछ स्पेशल संख्या है जिसके पावर में हम कोई चर लगा करके श्रेणी के रूप में विस्तार कर सकते हैं। आगे अपन इसको अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल समझ में आए किनको किनको परिमेय बोल रहे हैं और किनको अपरिमेय बोल रहे हैं? दो चीज होंगी तो परिमेय होगा। √2 संख्या है, अब वो अपरिमेय की परिमेय है, मैं आपको बता रहा हूँ, देखो उसको और अच्छे से अगर जाना है तो वो अपरिमेय है। ठीक है, हाँ देखो 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 देखो, अपरिमेय संख्या का कुछ भी आप लिख दो सामने में, गुणा 3, 5, कुछ भी अपरिमेय, और अगर आप मान लो सामने में जो लिख रहे हो वो परिमेय संख्या है, मान लो 5 है या 3 है, तो अपरिमेय और परिमेय के गुणन से याद रखियो अपरिमेय बनता है। ये पूरा का पूरा अपरिमेय संख्या होगा, पूरा का पूरा क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। क्लियर है? लेकिन अपरिमेय और अपरिमेय के गुणा करोगे, ये भी अपरिमेय ये भी अपरिमेय, इनका जब गुणा करोगे तो कुछ भी हो सकता है। जैसे इन दोनों का गुणा करोगे तो क्या होगा? √6 बनेगा, जो कि पुनः क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन ये √3 को मैं 2 बार ले लूं, ये दोनों अपरिमेय है, गुणा करोगे तो क्या बनेगा? 3, जो कि परिमेय है, जो कि क्या है? यानी आप दोनों अगर अपरिमेय ले रहे हो, ये भी अपरिमेय, दोनों अपरिमेय, तो उनके गुणन से अपरिमेय भी तैयार हो सकता है, और 2 अपरिमेयों के गुणन से परिमेय भी तैयार हो सकता है, याद रखियो। लेकिन अगर आप एक परिमेय और एक अपरिमेय ले रहे हैं, ठीक है, एक परिमेय और एक मतलब ये अपरिमेय और ये परिमेय ले रहे हैं, तो अपरिमेय तैयार होगा। ये सिर्फ ऐसे केस में सिर्फ अपवाद कब मिलता है? जब परिमेय संख्या के रूप में आप 0 को लेते हैं, क्योंकि 0 को अपरिमेय से गुणा करोगे तो क्या मिलेगा? बताओ, 0 मिलेगा, क्योंकि परिमेय संख्या। ये सब बताऊंगा ना, ये सब अभी पढ़े कहाँ है हम लोग, बताऊंगा परिमेय जोड़ने से क्या मिलेगा, परिमेय जोड़ने से क्या मिलेगा, सब बताऊंगा धीरे 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 धीरे। आप लोगों के मन में उत्सुकता जागृत हो रही है, बहुत अच्छी बात है कि प्रश्न उठ रहे हैं, और सभी प्रश्नों का मैं समाधान आपको बताऊंगा। फिलहाल समझ में आया कि नहीं, बताओ ना। ठीक है, तो पैटर्न रिपीट हो रहा है तो क्या है?
हाँ, पैटर्न रिपीट हो रहा है या थम जा रहा है तो परिमेय संख्या, ठीक है। यानी कि शांत दशमलव निरूपण वाली भी संख्या परिमेय संख्या हुई, ठीक है। अशांत दशमलव निरूपण है लेकिन अशांत है लेकिन रिपीटेड है, रिपीटेड कहो या आवर्ती कहो तो वो क्या होगी, वो भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन अशांत है लेकिन पैटर्न में भी रिपीट नहीं हो रहा है, चलते जा रहा है, तो ये क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अब सुनो, इसका अर्थ है कि उन संख्याओं को हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। आप बोलोगे कैसे नहीं लिख सकते, तो ध्यान से देखो, जैसे जैसे मेरे पास कुछ भी बोलो, कोई भी संख्या, मान लो बोलोगे 2 3 5, एक बात की बात, कोई भी दशमलव संख्या लिखी है, मैं बोलूंगा बेटा इसको p बटे q के रूप में लिखो, तो आप कैसे लिखते हो, आप बोलते हो ना सर देखो 2 3 5 है, उसको आप लिखो बटे में 1 लिखो, 1 के बाद जितनी संख्या, मतलब यहाँ दशमलव के बाद जितनी संख्या है यहाँ पे वहां इतने शून्य लगा दो। तो आपने दशमलव वाली संख्या को भिन्न के रूप में, साधारण भिन्न के रूप में लिखा कि नहीं लिखा, बताओ, p बटे के रूप में लिख दिया ना, ठीक है। आप इसको सबको लिख सकते हो। लेकिन अगर मैं आपको कोई ऐसी संख्या दूं जो, जैसे मान लो एक बात की बात, √2 का मान देखते हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत मजा आएगा। 1.414 फलाना 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 फलाना, चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा, कोई निश्चित पैटर्न नहीं है, याद रखिए कोई भी निश्चित पैटर्न नहीं है, और आप कुछ का कुछ आते जा रहे हो अनंत। अब मैं आपको बोलूंगा बेटा इसको, जैसे आपने इसको इस रूप में लिखा, दशमलव हटाया और आपने अंश बटे हर के रूप में इसको लिखा, इसको लिख के बताओ, चलो कैसे लिखोगे बताओ। आप बोलोगे सर दशमलव हटाओ, चलो हटा दिए दशमलव, ठीक है, तो दशमलव हटा दिए, क्या करोगे, नीचे 1 लगाओगे, 1 के बाद क्या लगाते हैं, कितने लगाओगे बताओ। तो दशमलव बाद कितनी संख्या है, यहाँ तो कोई समापन नहीं है, इसकी रेलगाड़ी तो चली रही है। और ये भी रेलगाड़ी कैसी है, जिसमें कोई पैटर्न नहीं है, तो कितने जीरो लगाओगे, हिसाब ही नहीं है इसका। अगर लगा पाते, अगर आपको पता होता कि हाँ सर इतने ही जीरो आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे या इससे कम नहीं आएंगे, तो फिर आप सफल, हाँ भाई आपने इसको p बटे q के रूप में व्यक्त कर दिया बोलते। आप क्या लगा पाओगे कितने जीरो, आपको पता है, नहीं लगा पाओगे, क्योंकि उसका कोई ठिकाना ही नहीं है, वो चलते जा रहे हैं अनंत पदों तक, और कोई पैटर्न भी नजर नहीं आ रहा है, तो उसको आप कितने जीरो लगाओगे, कोई हिसाब नहीं है, इसलिए इसको आप p बटे q के रूप में व्यक्त नहीं कर पाते। इसलिए जितनी भी अपरिमेय संख्या है वो p बटे q के रूप में व्यक्त नहीं हो पाएंगी। हाँ वो बार है ना, सिखाऊंगा ना, बार वाली संख्या है। इसी को देखो, जैसे ना आप बोलोगे सर इतना लंबा कौन लिखे इसको, तो इसको शॉर्टकट में लिखने का तरीका क्या है, तो 0 पॉइंट जो अंक रिपीट हो रहे हैं ना उसमें बार लगा देते हैं। इसमें 2525 रिपीट हो रहे हैं तो 0.25 बार लगा दिए, इसमें 621 रिपीट हो रहे तो 0.621 करके बार लगा दिए। हाँ अब देखो इसमें कौन रिपीट हो रहा है, 23 में बार, 2 3 में बार मत लगाना, जहां से पैटर्न नजर आ रहे हैं ना वहां से बार लगाना। तो पैटर्न कहां से नजर आ रहा है, तो 1 2 रिपीट हो रहा है तो 1 2 लिखना, उसके ऊपर बार लगाना। केवल 1 अंक रिपीट हो रहा है तो 1 अंक के ऊपर बार, 3 अंक रिपीट हो रहा है तो 3 के ऊपर बार, ऐसे होता है। नहीं समझ में आया क्या, पक्का। अब अपरिमेय संख्या समझ में आया आपको, परिमेय संख्या समझ में आया। अब दोनों को एक बक्से में डाल करके एक बड़ा बक्सा बनाओ, ठीक है, एक बक्सा लो, उसमें सारी परिमेय संख्या को मिला दो, सारी अपरिमेय संख्या को मिला दो। अब जो बड़ा बक्सा तैयार हुआ उसको बोलेंगे वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो वास्तविक संख्या मतलब क्या है, समस्त परिमेय संख्याएं और समस्त अपरिमेय संख्याओं का कलेक्शन वास्तविक संख्या कहलाएगा, ठीक है। और वो परिमेय संख्याएं जो है, अब मैं बोल रहा हूं, मैं अगर आपको बोला समस्त परिमेय संख्याओं को इस बक्से में डालो, इसका मतलब समस्त परिमेय संख्या मतलब समस्त प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक, क्योंकि जितनी प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण पूर्णांक, ये सब के सब क्या है, परिमेय भी है। क्लियर है, इसमें सब आ गया ना, याद रखियो इस बात को। हाँ तो वास्तविक संख्या क्या है, अब बताओ हमको, वास्तविक संख्या, तो आप नीचे डेफिनेशन लिखना, समस्त परिमेय संख्याएं और समस्त अपरिमेय संख्याओं के संघ को, क्या चीज, संघ, संघ मतलब दोनों का संगठन, दोनों को कलेक्ट करके, संग्रह को मिला करके वो क्या बनती है, वास्तविक संख्या। इनको अपन आर से व्यक्त करते हैं, यानी आर अगर आपको लिखना हो तो आप लिखेंगे क्यू यूनियन, यूनियन मतलब दोनों का संघ,
Q के साथ कौन मिलेगा? Q यानी परिमेय संख्या है और वो उसके साथ अपरिमेय संख्या है, यानी कि परिमेय संख्याएं और यूनियन मतलब क्या होता है? दोनों को मिलाना, दोनों को मिला रहे हैं, और साथ में कौन आएगा? अपरिमेय संख्याएं भी आएंगी, तब बनती है वास्तविक संख्या। 5 क्या बताओ? 5 को आप प्राकृतिक संख्या भी बोल सकते हो, पूर्ण संख्या भी बोल सकते हो, परिमेय संख्या भी बोल सकते हो, अपरिमेय संख्या नहीं बोल सकते। अपरिमेय संख्या बोलोगे इसको? क्यों नहीं बोलोगे अपरिमेय संख्या? क्योंकि आप अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं ना, पी बटे क्यू के रूप में इसको आप लिख सकते हो, बटे 1 लगा दो, पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त हो गया, तो जो हो गया वो परिमेय है, जो हो गया वो क्या है? परिमेय। जो पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त नहीं हो पाएगा वो अपरिमेय है। तो ये परिमेय संख्या है और वास्तविक संख्या तो है ही है, क्योंकि परिमेय है इसलिए वास्तविक है। समझ में आया कि नहीं? बात पक्का ना? कहीं कोई डाउट है तो आप पूछिएगा जरूर भाई। ये सब परिवर्तन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आवर्ती दशमलव संख्या को हम भिन्न में व्यक्त करें, साधारण भिन्न में, सब बचा हुआ है। वैसे ये सब पढ़ा हुआ है, हम सबसे शुरू में पढ़े हैं इसको। हाँ, ये तो फिर से टॉपिक आ रहा है, तो वास्तविक संख्या समझ में आया आपको? अभी एक और बचा है, सबसे बड़ा नंबर सिस्टम बचा है अभी, वो है सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय। इसका समुच्चय, सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय, ठीक है? उसी को बता रहा हूँ, सम्मिश्र संख्याएं की जरूरत क्यों पड़ी? वास्तविक के भी पार जा रहे हैं हम लोग, वास्तविक से भी ऊपर बढ़ रहे हैं अब, ठीक है? तो मैं इसको मेटूं, ध्यान से देखियो, ध्यान से समझियो, मजा आएगा आपको बहुत। देखो ध्यान से समझिएगा। चलिए ये क्या लिखा है बताओ? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 लिखा है। मैंने आपको कहा समीकरण हल कीजिए, तो समीकरण हल करने का मतलब ये है अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना। यहाँ अज्ञात राशि है x, इसका मान ज्ञात करना, ठीक है? चलो ज्ञात करते हैं। एक्स स्क्वायर यहीं रखो, 1 को पलटाओ, क्या होगा बताओ? हमने आपसे कहा x का मान निकालो, तो आप बोलेंगे वर्गमूल लगा लो। वर्ग इधर आके वर्गमूल हो गया, ये दोनों पक्षों में वर्गमूल ले लिए, दोनों पक्षों में क्या ले लिए? तो वर्गमूल -1 का मान क्या होता है ये पता है आपको? मैं आपको बोलूंगा बेटा 5 का वर्ग बताओ, तो आप बोलोगे 25। मैं आपको बोलूंगा बेटा -5 का वर्ग बताओ, तो आप बोलोगे तब भी 25, क्यों? वर्ग है, वर्ग है तो धन वाली संख्याओं का वर्ग भी धन होता है, और माइनस वाली संख्याओं का वर्ग भी क्या होता है? धन में ही होता है। -5 का वर्ग करके देख लो आप, -5 गुणित -5, माइनस माइनस क्या होता है? समझ में है कि? तो 5 का वर्ग करने पर भी 25 आ रहा है, -5 का वर्ग करने पर भी 25 आ रहा है। मैं बोल रहा हूं नहीं नहीं, मेरे को -25 चाहिए, किसका वर्ग करूं? किसका वर्ग करूं? -25 चाहिए मेरे को। आप बोलोगे सर 5 रखते हो तब वर्ग करते हो तब भी 25 आता है, -5 का वर्ग तब भी 25 आता है। आप तो एकदम अजीब सा सवाल पूछ दिए, -25 चाहिए आपको, क्या रखोगे यहाँ पे? जरूरत महसूस हो रही है ना? तब जरूरत महसूस हुई कि कोई और ऐसी संख्या हो सकती होगी जिसका वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्या मिले। कभी तो ऐसा हमने सोचा नहीं, लेकिन जब तक सम्मिश्र संख्याओं के बारे में बताया नहीं गया था उससे पहले तो ये वही था कि भाई कैसे पता चलेगा कि कौन सी संख्या जिसका वर्ग -25 आ जाए, क्योंकि आखिर आपके पास दो ही ऑप्शन है ना, 5 रखो या -5 रखो, लेकिन वर्ग करने पर तो 25 ही जाना है। -5 भाई दो ही चिन्ह तो हम पढ़े हैं, प्लस और माइनस, +5 रखते हो तब भी 25 आ रहा है, -5 रखते हो तब भी 25 आ रहा है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं यहाँ क्या रखूं, किसका वर्ग करूं कि क्या आ जाए? -25 आ जाए। तो वो प्रश्न चिन्ह जब उत्पन्न हुआ तो सबसे पहले गणितज्ञ यूलर ने, ठीक है, यूलर सबसे पहले गणितज्ञ, उन्होंने अपने तरफ से एक प्रतीक चिन्ह दिया आई, और आई इसलिए दिया क्योंकि इमेजिनरी नंबर का उन्होंने सबसे पहले उन्होंने बताया था। इमेजिनरी नंबर अर्थात काल्पनिक संख्या, और काल्पनिक संख्या किनको बोलते हैं? ऋणात्मक संख्याओं, कोई भी ऋणात्मक संख्या ले लो उसका वर्गमूल
ऋणात्मक संख्या अंदर में अगर ऋणात्मक संख्या उसका वर्गमूल कभी भी वास्तविक संख्या नहीं होता, तो उन्होंने वर्गमूल -1 को ही क्या कहा, आई कहा। याद रखियो ये आई है, क्योंकि इसका मान वास्तविक नहीं होता। आप खुद बता पा रहे हो क्या कोई सी संख्या जिसका वर्ग माइनस में आ जाए? नहीं आ जाए। अगर वो संख्या मिलेगी तो वर्ग मतलब वर्गमूल -25 आप बता सकते हो क्या आएगा? नहीं आएगा। कोई भी वास्तविक संख्या नहीं है। तब काल्पनिक संख्याओं के बारे में बताएंगे। तो ये काल्पनिक संख्या आई, ठीक है। अब कोई भी काल्पनिक संख्या को अगर अपन वास्तविक संख्या में जोड़ते या घटाते हैं, बीच में प्लस या माइनस कुछ भी आप रखो, तो काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या, वास्तविक उसको मिल करके फिर क्या बनती है आपको पता है? कॉम्प्लेक्स नंबर, अर्थात उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समिश्र संख्या। जैसे मैं लिख रहा हूं 5 + 2i, क्या लिख रहा हूं? 5 + 2i, तो ये 5 वास्तविक भाग कहलाएगा और ये i के साथ जो है वो क्या कहलाएगा? काल्पनिक भाग कहलाएगा। i कौन है? उसका मान आप समझ चुके हो। i कौन है? √/-1, 1 माइनस नहीं, -1, √/-1, वो काल्पनिक संख्या आई। और ऐसी संख्या जो जिसमें दो भाग हों, वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग, तो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के योग या अंतर से बनती है क्या चीज? समिश्र संख्या। -1 बस होता है काल्पनिक। नहीं, रूट में कोई भी माइनस वाली संख्या हो, हाँ वो तो सबसे छोटा और सरल 1 है, तो 1 लिया है ना भाई। वैसे कोई भी संख्या हो, रूट के अंदर कोई भी माइनस वाली संख्या हो, तो पूरी की पूरी काल्पनिक संख्या, रूट समेत ना, √-5, √-24, हर चीज। तो समझ में आया कि नहीं बताओ? काल्पनिक संख्या है, समझ में आई। समिश्र संख्या किसको बोलेंगे? परिमेय नहीं, वास्तविक और काल्पनिक दोनों को मिलाने से बनती है समिश्र संख्या। उसको अपन लिखते हैं a + bi या a + ib। देखो इसके ऊपर दिख रहा है, a की जगह 5, b की जगह 2, ठीक है। संख्या पद्धति पूरा समझ में आया एकदम अच्छे से। अब वो जो आप बोल रहे थे ना कि जो ऐसे बांट करके मतलब एक चार्ट बनता है, आप देखो ऐसे भी बना सकते हो। सबसे पहले संख्या, तो दो भागों में बटी वास्तविक संख्या और इधर आती है काल्पनिक संख्या, अवास्तविक संख्या जो भी है, ठीक है। वास्तविक संख्या में फिर दो भाग आए, परिमेय और अपरिमेय, ठीक है। अपरिमेय में फिर दो भाग आए। अपरिमेय में कौन से दो भाग थे? एक तो पूर्णांक और दूसरा भिन्न। पूर्णांक में फिर दो भाग आए, तीन भाग। कौन कौन से तीन भाग? धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और तीसरा क्या आ गया? शून्य। धनात्मक पूर्णांकों को हमने क्या कहा? नेचुरल नंबर्स कहा। नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4, ये सब, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप समझ लीजिए। और जो आप एक बार पक्का याद रखना, आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन अगर आपको लग रहा है सर हाँ समझ में तो बहुत अच्छे से आया लेकिन भूला भूला से लग रहा है, तो वो डेफिनेटली स्वाभाविक है लगेगा। तो उसका उपाय क्या है? तो मैं एकदम आपको गारंटी से बता रहा हूँ, एक बार घर जा करके इसको फिर से आप लोग देखिएगा। सच बता रहा हूँ, सिर्फ एक बार देखने की देर है, बहुत अच्छे से आपको ये टॉपिक स्ट्रांग हो जाएगा। क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है, लेकिन कोई भी चीज कितनी अच्छे से क्यों समझ में ना आ जाए, अगर आप उसको रिवाइज की ताकत आप नहीं जानते। रिवाइज बहुत बड़ी शक्ति होती है। मैं आपको सच में बता रहा हूँ, मैं एग्जाम में बहुत अच्छे से पढ़ता था और ओवर कॉन्फिडेंस में मैं रिवाइज नहीं करता था, मेरा पेपर बिगड़ के मैं बहुत अकड़ता था मेरे को कि अरे यार इसको तो मैं पढ़ा था कैसे भूल गया। तो एक बार अगर एक झलक देख लेते ना, वो एक झलक की ताकत बहुत होती है। इसलिए आप ना रिवाइज की शक्ति को पहचानिए, रिवाइज कीजिएगा जरूर, याद हो जाएगा, रट जाएगा, पूरा आपके पास रटा जाएगा। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, गणित की बात नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट हो, रिवाइज बहुत बड़ी चीज होती है। रिवाइज कीजिएगा, और वो भी इफेक्टिव कब होता है? तुरंत रिवाइज। बोलोगे इस आज पढ़ाई की चीज को एक हफ्ता बाद पढ़ोगे तो वो आपके लिए नया हो जाएगा, फिर से वो रिवाइज नहीं कह रहा है, वो आपको लगेगा नए सिरे से पढ़ रहे हैं। रिवाइज कब होता है? जो तुरंत जाकर के रिवाइज किया जाए, वो रिवाइज होता है। तो आप जाइएगा एकदम तुरंत, मतलब जाते साथ एकदम पढ़ना नहीं है, थोड़ा खा पी लिए, मतलब ये है कि पढ़िए, आज दोपहर तक खत्म कर दीजिएगा इसको एक बार देख करके, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आएगा।
आज संख्या पद्धति, संख्याओं के बारे में आपने जाना। कल हम स्थानीय मान, है ना भाई, ये सब देखेंगे और वो भी देखेंगे, विभाज्यता का नियम देखेंगे, सब चीज़ बचा है, धीरे धीरे सब बताऊंगा आपको मैं। तो आपको समझ में आया अच्छे से?